मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। अब हम सेट 5 के बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ होगी? तो आप जानते हैं सी पर होगी, वक्ता केंद्र पर होगी। श्वेत प्रकाशीकरण के प्रतिबिंब से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होगा? तो न्यूनतम विचलन होगा लाल के लिए और ज़्यादा विचलन होगा बैंगनी के लिए। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, कब आता है? जब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो हमने बताया था कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो ये आपकी पुतली क्या होती है? पुतली। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? तो P बराबर आई स्क्वायर ये होता है। P बराबर VI भी होता है और V बराबर IR भी होता है। तो V का मान होता है IR, तो V की जगह हम IR रख देंगे तो P बराबर I/R, IR साथ में है। एक I पहले से ही है तो यहाँ I, तो I की घात 2 हो जाएगी और R हो जाएगी, यानी P बराबर I स्क्वायर R हो जाएगी। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? तो भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC की आपूर्ति होती है तो वो 50 हर्ट्ज होती है। ये कोर्स में भी नहीं है लेकिन फिर भी ये चलेगा। आर्सेनिक तत्व है तो ये उपधातु है। निम्नलिखित में से प्रोपेन है तो प्रोपेन अब तो बता ही देंगे, सीधी सीधी 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है। 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है और जिसमें कोई भी बंध ना हो, कोई भी ग्रुप ना जुड़ा हो, सीधे सीधे प्रोपेन। निम्नलिखित में से अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें विस्थापन हो रहा है अणु का। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का विस्थापन Al द्वारा कर लिया गया है, देख लीजिए आप। ये विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया भी है और ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, ध्यान देना है इसको। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिने ओर बढ़ने पर क्या होता है? दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यानी कि आवर्त सारणी में दाएं तरफ बढ़ने पर। कहाँ बढ़ने पर? दाएं तरफ बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और धातु प्रकृति घटती है। अब इसका देख लेंगे हम। एसिटिक एसिड का जो निर्माण होता है वो सिरका में किया जाता है। तो इसका कपड़ा साफ करने में इसमें आपका इस तरीके से बनेगा, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का pH होता है तो ये होता है 7। कितना होता है? 7। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो इसमें क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं बनता? तो इसमें नहीं बनता CO2, क्योंकि CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन भी निकलती है, इसमें जलवाष्प भी निकलती है और ग्लूकोज भी बनता है। तो यानी कि इसमें CO2 नहीं बनती। क्या नहीं बनती? CO2 नहीं बनती इस। अब पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है? तो पित्त का संश्लेषण होता है आपका यकृत में। कहाँ होता है पित्त का संश्लेषण? यकृत में होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। पुनरुद्भवन होता है तो पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है तो ये ब्रायोफिल्म में होता है। डार्विन का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, डार्विन का प्रकृतिवरणवाद से रिलेटेड है लेकिन एक कोर्स में नहीं है। किस देश में पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, जैसा कहा गया है वैसा हम कर लेते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है जो 40 सेंटीमीटर है। तो वक्रता कहाँ होती है? एफ होती है, सी होती है। कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर। और इसके सामने एक 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो जब इसकी वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी 20 होगी। वस्तु कहाँ रखी है? 15 पर रखी है तो वस्तु कहीं यहाँ रखी होगी, यानी कि फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच कहीं, यानी कि फोकस और दर्पण के बीच कहीं वस्तु रखी होगी। तो वस्तु यहाँ रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, इसका किरण आरेख भी बनाइए। तो किरण आरेख हम देख लेते हैं। तो ये आपकी वस्तु कहाँ रखी है? तो वस्तु रखी है आपकी, ये 40 सेंटीमीटर है, ये आर 40 सेंटीमीटर है यहाँ से, और एफ है जो 20 सेंटीमीटर है। तो वस्तु कहाँ रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो कहीं यहाँ रखी है वस्तु। अब वस्तु का जो ये जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? ये फोकस केंद्र से होकर के प्रकाश किरण निकल जाती है। और दूसरा जो है वो वक्ता केंद्र से जो पीछे मिलाएंगे हम, तो यहाँ कहीं हमें पीछे प्रकाश बनता होगा दिखाई देगा। इस तरीके से इसका हमें बना देना है।
वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंबों के बनने व दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस F और प्रकाश केंद्र O। अभिसारी लेंस कौन होता है? तो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है। और तो अवतल लेंस के सामने फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु रखी है, तो इसका भी हम देख लेते हैं कि अवतल लेंस है और फोकस और ओ, ये फोकस है और ओ के बीच यहाँ कहीं वस्तु रखी हो, तो ये जो प्रकाश किरण एक जाएगी ऐसे और जो दूसरे फोकस से होकर के निकल जाएगी बाहर, दूसरे फोकस से होकर के ये बाहर निकल जाएगी, ये निकल गई बाहर। तो जब वस्तु फोकस पर रखी या 2F के बीच रखी हो, प्रतिबिंब अनंत और 2F के बीच बनेगा, ये आप जानते ही हैं। तो प्रतिबिंब भी आप देख सकते हैं। ये नीचे दिए गए 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम और 20 ओम 60 ओम के बीच जो प्रतिरोध हैं वो 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े गए हैं। तो परपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कैसे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे? तो इस वाले फॉर्मूले में आप रख देने से इसमें R1 गुणे R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसमें आप ये रख देना, इसका प्रतिरोध आ जाएगा। और इसी प्रकार से अब ये वाला ज्ञात करना है, तो इसमें R3 कर देंगे, R3 कर देंगे तो ये R2 R1 और R2 R3 और फिर R3 R1। फिर इसके बाद जो इसका आ जाए, इसका जाए, दोनों को जोड़ देना और निकालना है क्या? तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। फिर V बराबर IR फॉर्मूला लगा देना तुल्य प्रतिरोध में। तो V 12 है जितना आए और उसके V के बटे में R कर देना। तो I बराबर V बटे R इसमें रख देना जितना V आपका, तो ये 12, तो 12 यहाँ रख देना, R जितना ही टोटल करके आवे तो यहाँ रख देना, तो I निकल आएगी इसकी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो ये तो कोर्स में नहीं है। निम्नलिखित का IUPAC नाम बताइए। नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन इसका मतलब है कि हमें किस शाखा युक्त पेंटेन बनाना है। तो ये 3C ऐसे लिख दिए, 1C नीचे लिख दिया, 1C इसमें H की वैलेंसी लगा दी, तो नियोपेंटेन हो जाएगा। द्वितीयक ब्यूटेल एल्कोहल। तो ये इसमें क्या करना है? द्वितीयक ब्यूटेल एल्कोहल, इसमें 4C वाला कार्बन लेना है। कौन सा लेना है? इसमें द्वितीयक पूछा है तो 4C वाला। तो 1 2 3 4 और किसी C पे हम OH लगा देंगे, ये द्वितीयक ब्यूटेल एल्कोहल हो जाएगा। बाकी H की बैलेंसी C से संतुष्ट कर देंगे। अब ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल पूछा है इसमें, क्या? ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, पहले एसिटिक एसिड में एसिड में कितने होते हैं? ये होते हैं। एसिटिक एसिड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? COOH। अब इसमें H लगे होते थे 3, तो यहाँ पर ट्राइक्लोरो, क्लोरीन लगा देना है तीनों जगह, तो ये हो जाए क्या? ट्राइक्लोरो एसिटिक। एसिटिलीन, एसिटिलीन का तो आप सूत्र जानते हैं, एसिटिलीन C डबल बॉन्ड C और यहाँ H लगा देना है, एसिटिक एसिड का हो जाएगा फॉर्मूला। आपको आधुनिक आवर्त सारणी वाला है, आपके कोर्स में नहीं है। अब क्या होता, आप संतुलित समीकरण देख लेते हैं। चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तो चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं कि CaOH का होल डिवाइड, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करनी है, तो आप बना दीजिए क्या बनेगा। CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? तो CaO बनेगा, H2CO3 बन जाएगा। शुष्क बूझे चूने की अभिक्रिया Cl2 के साथ की जाती है। तो शुष्क बूझे चूने मतलब CaO की क्रिया शुष्क Cl2 के साथ करवाई जाती है, तो क्या ब्लीचिंग पाउडर बनता है? ब्लीचिंग पाउडर का आप फॉर्मूला जानते हैं, CaO बनता है, CaO Cl2। अब जिप्सम को जब गर्म किया जाता है, अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। इसका फॉर्मूला होता है, इसे जब हम गर्म करेंगे तो इसमें से जो ये 2 अणु जल के हैं, इसमें से 1.5 अणु बाहर निकल जाएगा, यानी कि CaSO4 हाफ H2O बचेगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा इसमें, और 3/2 H2O निकल जाएगा बाहर। अब निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो भर्जन, उभय अपघटन। उभय अपघटन में आपने देख लिया, संक्षारण आपको पता ही है कि जब किसी वस्तु को नमी की अवस्था में रखते हैं तो वो नष्ट होने लगती, संक्षारण कहते हैं। उभय अपघटन, ये अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से है।
कि जब दोनों अणुओं का अपघटन हो जाता है, भर्जन को आप बुक से देख लें। अब इसमें से ये भी कोर्स में नहीं है, ये भी नहीं है, प्रकाश संश्लेषण का विवरण दीजिए, एक विवरण दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण क्या है कि जब पौधे अपने हरे भागों से सूर्य का प्रकाश CO2 तथा जल की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं, तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी 4 नंबर में है, तो इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया भी देना है, प्रकाशिक अभिक्रिया भी देना है। तो एक का विवरण दीजिए, तो एक पूछिए, इसमें से एक दे देना है। अब मानव के मादा जनन तंत्र, तो ये तो कोर्स में है, लेकिन पता नहीं क्यों स्टार लगा है। और अब इसमें प्राकृतिक संसाधनों को संपोषित प्रबंधन पर निबंध लिखिए। तो संपोषित प्रबंधन पर निबंध लिखना है कि हम उतना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए कि जितना कि हमें आवश्यक है। इस पर एक डिटेल लिखना है।